Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 2, spread of Christianity. So student, first we'll discuss medieval period in Europe. So student, what is medieval period? Medieval period, अगर हम यूरोप के medieval period की बात करें तो student ये transition का period है जहां आप ancient period से किसकी तरफ जा रहे थे, modern world की तरफ जा रहे थे. ठीक है. Medieval period in Europe was a period of transition फ्रॉम द एंशियंट टू द मॉडर्न वर्ल्ड. एंशियंट पीरियड से मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जाने के बीच में जो पीरियड आया उसी को हमने क्या बोला स्टूडेंट, मिडवल पीरियड. ठीक हुई बात. हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होती है एंशियंट, दूसरी होती है मिडवल और थर्ड होती है मॉडर्न. तो ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच वाला जो पीरियड है उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिडाइवल पीरियड. इट कवर्ड अ स्पैन ऑफ 900 और 1000 ईयर्स. ये जो मिडवल पीरियड है इसमें कितने ईयर्स आते हैं स्टूडेंट, 900 ईयर्स टू 1000 ईयर. लगभग इतने साल चला हमारा मिडवल पीरियड. इट कवर्ड अ स्पैन ऑफ 900 टू 1000 ईयर. ठीक है बात. अच्छा, स्टार्ट कब से होता है? अर्ली 7th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और स्टूडेंट एंड होता है अर्ली 16th सेंचुरी पे. So student, medieval period in Europe start with early 7th century and ended on early 16th century. Student, ये जो periodization है is not universally accepted. ये periodization universally accepted नहीं है because of conflicting interpretation and opinions of historians and scholars. स्टूडेंट्स जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस हैं और ओपिनियंस है. ये एक दूसरे से, पहला हिस्टोरियन दूसरे से सहमत नहीं है, दूसरा तीसरे से सहमत नहीं है. हर स्कॉलर का अपना व्यू है. तो इनके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस और ओपिनियंस के कारण ये जो पीरियडाइजेशन है जो हमने दिया, ये इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जाता. इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. Decline of ancient Roman Empire. So student, the mighty Roman Empire, महान रोमन साम्राज्य, with which India had established important trade relationship during the height of its power. ये mighty Roman Empire जिसके इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप, इंडिया ने इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाए जब ये अपनी पावर की हाइट पे थे, पिनेकल पे थे. begin to disintegrate by the end of 5th century CE. और 5th century के बाद से ये जो बड़ा रोमन एम्पायर था, माइटी एम्पायर था, ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया. मतलब टूटना स्टार्ट हुआ. इंटीग्रेट करना मतलब जुड़ना, डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना. सो स्टूडेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, द माइटी रोमन एम्पायर, महान रोमन साम्राज्य जिसके इंडिया के साथ बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशनशिप थे. इंडिया ने बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशनशिप बनाए कर जब रोमन एम्पायर अपने हाइट पे था, पावर की पिनेकल पे था. पर धीरे धीरे हम देखते हैं कि 5th सेंचुरी के बाद ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया. नाउ इम्पैक्ट ऑफ बारबेरियन इन्वेजन्स. बारबेरियन इन्वेजन्स की क्या इम्पैक्ट हुए किस पर स्टूडेंट, रोमन एम्पायर पे. एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है फॉर द फॉल ऑफ ग्रेट एम्पायर, रोमन एम्पायर, वॉज रेपिटेटिव अटैक बाय वेरियस जर्मैनिक ट्राइब. स्टूडेंट, बहुत सारी जर्मैनिक ट्राइब थी जो अगेन एंड अगेन रोमन एम्पायर पे अटैक करती थी, रेपिटेटिवली अटैक करती रहती थी. इस वजह से रोमन एम्पायर का फॉल हुआ, डिक्लाइन हुआ. ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है. अभी जर्मैनिक ट्राइब कौन सी थी स्टूडेंट्स? गोथ्स, वंडाल्स, फ्रेंच. Goths, Vandal, Franks, these were the Germanic tribe which is going to attack on the mighty Roman Empire again and again. स्टूडेंट, जब अगेन एंड अगेन किसी भी कंट्री पे, सिटी पे अटैक्स होंगे तो वो अपने आप को प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएगी. इकोनॉमिक प्रॉब्लम वहाँ पर आने लग जाएंगी, है ना. These raids are sometimes referred as barbarian invasions. ये जो raids हैं जो जर्मैनिक ट्राइब ने की स्टूडेंट, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, barbarian invasions. So student, if your teacher will ask, what do you mean by barbarian invasion? What will you write? Invasions done by Germanic tribes such as Goths, Vandals, Franks are called barbarian invasions. कहाँ पर किए invasions? Roman Empire में. ठीक है. These invaders penetrated deep into Roman territory and plundered and ravaged it. ठीक है. सो स्टूडेंट, ये जो जर्मैनिक ट्राइब थी ये आउटर बाउंड्रीज को ही प्लंडर नहीं कर रही थी, ये डीप पेनिट्रेशन मतलब डीप तक आ गई. ठीक है, रोमन एम्पायर के अंदर तक गई. इन्होंने रोमन टेरिटरीज को प्लंडर किया. लूटपाट, प्लंडर करना होता है मतलब लूटपाट मचाई. रिवेस्ट का मतलब होता है सर्वली डैमेज करना, बुरी तरीके से डैमेज करना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना, रिवेस्ट. ठीक है, तो दे रिवेस्ट, प्लंडर्ड, डीप
रोमन टेरिटरीज के डीप तक जाकर इन्होंने सब कुछ ख़त्म करने का कोशिश की। किसने? हमारे जर्मनिक ट्राइब्स ने। हमारी नहीं है भैया, जर्मन की जर्मनिक ट्राइब। इवन द मैग्निफिसेंट सिटी ऑफ रोम वॉज नॉट स्पेयर्ड। एक मैग्निफिसेंट सिटी है जिसका नाम है रोम, रोम को भी नहीं छोड़ा, उसको भी प्लेंडर किया, उसको भी रिवेस्ट किया। दिस ट्राइब ग्रेजुअली सेटल डाउन एंड अज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक है, और धीरे धीरे ये जो ट्राइब थी इन्होंने रोम के वेस्टर्न पार्ट का कंट्रोल ले लिया और वहीं पर सेटल हो गई। The political and economic crises in Roman Empire were other important reasons for its downfall. So, students, apart from this, two more reasons were there, which became the cause or reason of downfall of Roman Empire are पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पर हो गई, पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जब आपका किंग प्रॉपर्ली हर चीज़ को मैनेज ना कर पाए, आपका नेता, आपकी सरकार प्रॉपर्ली मैनेज ना कर पाए, तो वो होता है पॉलिटिकल क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस इज ऑलवेज रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, जब आपके फाइनेंस, आपके राजनेता प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो पा रहे हैं तो भी आपका एम्पायर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यही हुआ रोमन एम्पायर के साथ कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण रोमन एम्पायर डाउनफॉल में, डिक्लाइन में चला गया। बाइजेंटियम बर्थ ऑफ न्यू एम्पायर। अब हम देखेंगे कि एक न्यू एम्पायर का बर्थ हुआ जिसका नाम था बाइजेंटियम। 395 CE में स्टूडेंट क्या हुआ? पूरा के पूरा रोमन एम्पायर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ठीक है, 395 CE में रोमन एम्पायर टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ये जो ईस्टर्न पार्ट था स्टूडेंट रोमन एम्पायर का, उसे हमने कहा बाइजेंटियम। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर वॉज नोन एज बाइजेंटियम। ठीक है, क्या नाम है ईस्टर्न पार्ट? रोमन एम्पायर के ईस्टर्न पार्ट का क्या नाम है स्टूडेंट? बाइजेंटियम। और इसकी कैपिटल क्या थी? कॉन्स्टेंटिनोपल। The eastern part of Roman Empire was known as Byzantium and its capital was Constantinople. जो करंट नेम है कॉन्स्टेंटिनोपल का वो है इस्तानबुल। और इस्तानबुल कहाँ पर है स्टूडेंट? टर्की में। टर्की की फाइनेंशियल कैपिटल, टर्की की बिगेस्ट सिटी है इस्तानबुल। ठीक है, जिसका पुराना नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। सो स्टूडेंट, द बाइजेंटियन एम्पायर, जो ईस्टर्न पार्ट है रोमन एम्पायर का, उस पर भी बारबेरियन ट्राइब के कंटिन्यूस अटैक हुए, बट इट प्रूव टू बी मोर रेजिलियंट देन इट्स वेस्टर्न काउंटर पार्ट। देखो, वेस्टर्न काउंटर पार्ट पे जब बारबेरियन ट्राइब के अटैक हुए तो वो प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं कर पाए, बट जो ईस्टर्न बाइजेंटियन एम्पायर था इसने स्ट्रॉन्गली लड़ाई की इसके साथ, बारबेरियन ट्राइब के साथ, और अपने एम्पायर को बचा के रख पाए। ठीक है, सो रेजिलियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इनफ। तो ये जो बाइजेंटियन एम्पायर था ये स्ट्रॉन्ग इनफ था टू फाइट अगेंस्ट बारबेरियन ट्राइब। It successfully withstood the onslaught and preserved some of the great legacies of glorious Roman Empire. Onslaughts का मतलब होता है स्टूडेंट अटैक, हमले। ठीक है, और विथस्टूड मतलब खड़े रहे। तो जब बारबेरियन ट्राइब्स इनके ऊपर अटैक करती, हमले करती, तो ये उनके सामने खड़े रहे सक्सेसफुली और ग्लोरियस रोमन एम्पायर की ग्रेट लेगेसीज को प्रिजर्व करने में सक्सेसफुल हुए। ठीक है, इन्होंने जो ग्रेट लेगेसीज थी रोमन एम्पायर की, ग्लोरियस रोमन एम्पायर की, उसको प्रिजर्व करके रखा। किसके सामने? स्ट्रांगली खड़े होकर हमलों के अटैक के सामने। ठीक है, तो बाइजेंटियन एम्पायर अगर हम बोलें, जो ईस्टर्न पार्ट था वो स्ट्रांगली लड़ पाया बारबेरियन ट्राइब से एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट। मतलब ईस्टर्न पार्ट स्ट्रांगली लड़ पाया बारबेरियन ट्राइब से, जबकि हमारा वेस्टर्न काउंटर पार्ट, वेस्टर्न पार्ट इतना अच्छे से लड़ नहीं पाया था। नाउ ये जो जर्मैनिक ट्राइब थी स्टूडेंट्स, ये मोर देन अ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, 100 साल से भी ज़्यादा ये रोमन एम्पायर के बॉर्डर्स पर रही, इसलिए ये रोमन कल्चर से फेमिलियर हो गए। स्टूडेंट, एक जगह आप इतने सारे टाइम तक 100 साल से ज़्यादा रहोगे तो आप उनके कल्चर को जानने लगोगे। दे वर सेमी सिविलाइज, वो जो थे जर्मैनिक ट्राइब्स वो सेमी सिविलाइज थे और अपने साथ अपना ट्रेडिशन और कल्चर लेके आए थे। तो जो जर्मैनिक ट्राइब थी ये मोर देन 100 ईयर रोमन एम्पायर की बाउंड्रीज पे रही। सो ग्रेजुअली दे लर्न रोमन कल्चर, दे वर सेमी सिविलाइज, वो सेमी सिविलाइज थी, उनका अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन था। सो स्टूडेंट, एक टाइम के बाद हम देखेंगे कि ये जो वेस्टर्न यूरोप था इसकी यूनिटी खत्म हो गई। एज द यूनिटी ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंडेड, न्यू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हैड टू बी फाउंड। अब एमरजेंस होगी स्टूडेंट, न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, नई गवर्नमेंट एमर्ज होगी, नए सेंटर्स ऑफ पावर एमर्ज होंगे।
पर इन सबको फिर भी यूनाइट करने वाला फैक्टर था क्रिश्चियनिटी एंड रोमन चर्च. सो वन यूनाइटिंग फैक्टर वाज क्रिश्चियनिटी एंड रोमन चर्च. चलो, तो अब नए नए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएंगे, नए सेंटर्स ऑफ पावर आएंगे, फिर भी एक यूनाइटिंग फैक्टर हम देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी और रोमन चर्च है. नाउ स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी. ठीक है, द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन अर्ली मिडल यूरोप. अगर अर्ली मिडल यूरोप के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात करें स्टूडेंट, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी. You're getting my point स्टूडेंट कि मिडवल पीरियड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि इसी टाइम में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई. द जर्मैनिक ट्राइब दैट ओवररन इटली, वो जर्मैनिक ट्राइब जिसने इटली को पूरी तरह लूट लिया था, जहाँ पर पूरी तरह इटली में उन्होंने लूटपाट मचा दी थी, उन्होंने भी चर्च ऑफ रोम को अनहार्म्ड छोड़ दिया. दे लेफ्ट द चर्च ऑफ रोम अनहार्म्ड. ओके, चलो. सो वो जर्मैनिक ट्राइब जो पूरी तरह लूटपाट मचा चुकी थी, ओवररन कर चुकी थी इटली को, उन्होंने भी चर्च ऑफ रोम को अनहार्म लेफ्ट किया, बिल्कुल उसको हार्म नहीं पहुंचाया. द चर्च वाज अलाउड टू रिटेन इट्स स्पिरिचुअल पावर. और चर्च को कहा भाई तुम तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर रख सकती हो ओवरऑल द क्रिश्चियन. ठीक है, तो इन्होंने हमारे चर्च को क्या, चर्च को भी कोई हार्म नहीं किया, और चर्च को बोला कि आपके पास आपकी स्पिरिचुअल पावर रहेगी, धार्मिक जो पावर आपके पास है वो आपके पास ही रहेगी. फिर हम देखेंगे स्टूडेंट कि अगर हम 400 CE तक की बात करें तो यहाँ पर यूरोप में मोस्ट ऑफ द पीपल नॉन क्रिश्चियंस थे, ज़्यादा क्रिश्चियनिटी वहाँ पर थी नहीं 400 CE तक. पर ओनली 500 का जो पीरियड था, विद इन 500 ईयर्स मैक्सिमम जो यूरोपियंस थे वो अपने आप को कन्वर्ट कर गए किसमें स्टूडेंट्स, क्रिश्चियनिटी में. देखो हम लोग देख रहे हैं कि 400 CE तक तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी. 500 ईयर्स बाद ही मैक्सिमम यूरोप के लोग काय में कन्वर्ट कर गए अपने आप को क्रिश्चियनिटी में. तो टोटल कितना हो गया, 900 हो गया ना. तो 900 CE तक, 400 CE तक जिन क्रिश्चियंस का नामो निशान नहीं था, 900 CE में मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस कन्वर्टेड देमसेल्फ इनटू क्रिश्चियनिटी. मात्र 500 साल में आधे बहुत सारे लोग काय में कन्वर्ट कर गए, क्रिश्चियनिटी में. यूरोपियंस हैड बीन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, यूरोपियन ने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया. इन एवरी यूरोपियन स्टेट क्रिश्चियनिटी हैड बिकम द स्टेट रिलीजन. बहुत सारे यूरोपियन स्टेट में क्रिश्चियनिटी स्टेट रिलीजन बन गई. अब स्टूडेंट आप ध्यान देना थोड़ा सा, जब कोई राजा अपने धर्म को कन्वर्ट करता है या कोई बड़ा फ्यूडल लॉर्ड अपने धर्म को कन्वर्ट करता है, तो हम देखते हैं उस टाइम में मास कन्वर्जन होता है. ठीक है, एक किंग कन्वर्ट कर रहा है तो उसकी जो प्रजा होती है वो भी अल्टीमेटली कन्वर्ट कर लेती है. फ्यूडल लॉर्ड कन्वर्ट करेगा तो उससे जितने एसोसिएटेड लोग होंगे वो भी कन्वर्ट करेंगे. तो अगर कोई किंग कन्वर्जन में आ रहा है तो स्टूडेंट वो मास कन्वर्जन को अपने साथ लेके आएगा. जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होती गई स्टूडेंट, चर्च की पावर और वेल्थ भी मल्टीप्लाई होती गई. तो स्टूडेंट्स इट्स नॉट ऑल अबाउट पावर, इट्स ऑल्सो अबाउट वेल्थ. वेल्थ भी बढ़ रही है चर्च की और पावर भी बढ़ रही है. जैसे जैसे लोग क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट होते जाएंगे, चर्च की पावर, चर्च में पैसा, दोनों ही चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं. नाउ क्रिश्चियन मंक्स. सो स्टूडेंट्स जो क्रिश्चियन मंक्स थे, फायर्ड बाय रिलीजियस फर्वर, उनके अंदर धार्मिक भावनाएं भरी पड़ी थी, है ना. उन्होंने अपने आप को एक रिलीजियस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया. वो क्रिश्चियन मंक्स जिनके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत कूट कूट कर भरी हुई थी, उन्होंने अपने आप को एक रिलीजियस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया. दिस ऑर्डर बिल्ट ग्रेट मोनेस्ट्रीज, और इसी ऑर्डर ने फिर बहुत बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज बनाई जिसमें मंक्स रहते थे और अपने रिलीजियस मिशन को परस्यू करते थे, पूरा करने की कोशिश करते थे. ठीक है, द मंक्स ऑल्सो परस्यूड द आर्ट एंड लर्निंग इन ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट. यहाँ पर मंक्स ने परस्यू किया, सीखने की कोशिश किया आर्ट्स को, जितने भी सब्जेक्ट थे उनको लर्न करना स्टार्ट किया. धीरे धीरे से स्टूडेंट ये मोनेस्ट्री जिसमें रिलीजियस मंक्स रह रहे थे, ये सेंटर बन गई, सेंटर ऑफ स्कॉलरशिप. कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आई, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजियस स्टडीज़. यहाँ पर आर्ट, लिटरेचर, रिलीजियस स्टडीज़ सब कुछ का सेंटर बन गई, सेंटर ऑफ स्कॉलरशिप. क्या ये मोनेस्ट्रीज. बहुत बड़े बड़े मेजेस्टिक चर्च बनना स्टार्ट हुए, टाउन्स में भी और सिटीज़ में भी. टाउन्स हो या सिटी हो, मेजेस्टिक चर्च वर बिल्ट, बड़े बड़े चर्च बनाए गए. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज इंटरनेशनली रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड इवॉल्व फ्रॉम मोनेस्ट्रीज. स्टूडेंट ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है या जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये दोनों ही सेक्युलर यूनिवर्सिटी है.
कैसी यूनिवर्सिटी है? सेक्युलर। नो डाउट इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से माना जाएगा? क्रिश्चियन मोनास्ट्री से, पर फिर भी ये सेक्युलर यूनिवर्सिटीज़ हैं। कैम्ब्रिज भी, ऑक्सफोर्ड भी, ये भी मोनास्ट्री से ही इवॉल्व हुई हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो मोनास्ट्रीज बनाई क्रिश्चियन मंक्स ने, ये ग्रेजुअली अपने आप को एक लर्निंग सेंटर में कन्वर्ट कर दी गई। As the wealth and power of the church increased, जैसे जैसे चर्च की पावर और वेल्थ बढ़ती गई, वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव होते गए, अथॉरिटेरियन होते गए। अथॉरिटेरियन मीन्स व्हाट? एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात ये करने लगे, मैंने ऐसे बोला तो ऐसा ही होगा, इस चीज़ को करने का सही तरीका यही ही है। बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते गए, रूढ़िवादी। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी, हर चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए थी, ये तो पुराने टाइम से चला आ रहा है, आपको ये फॉलो करना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होते गए और अथॉरिटेरियन होते गए। डिमांडिंग फ्रॉम एवरी क्रिश्चियन, और इनकी डिमांड थी हर क्रिश्चियन से, जितने भी क्रिश्चियन थे उनसे चर्च डिमांड करता था अनक्वालिफाइड ओबीडियंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनक्वालिफाइड ओबीडियंस? एब्सोल्यूट ओबीडियंस। चर्च जो बोले आपको उसको फॉलो करना ही है, आपको चर्च के लिए पूरी तरह से कंप्लीट ओबीडियंस दिखानी है। अगर आपको गलत भी लग रहा है कि चर्च ये बात गलत बोल रहे हैं, देन टू यू हैव टू फॉलो। तो एब्सोल्यूट ओबीडियंस, कंप्लीट ओबीडियंस को ही हम बोलते हैं बच्चा अनक्वालिफाइड ओबीडियंस। लॉयल्टी, आपको चर्च के टुवर्ड वफादार रहना है। टोटल सबमिशन, सबमिशन का मीनिंग क्या होता है? आत्मसमर्पण। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबमिशन? आत्मसमर्पण। आप पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दीजिए टुवर्ड्स द चर्च। एक्सेप्टिंग somebody else पावर, सबमिशन, ठीक है। तो आपको सबमिशन करना है, लॉयल्टी दिखानी है, अनक्वालिफाइड ओबीडियंस दिखानी है, किसके अगेंस्ट? किसको? चर्च को। अब धीरे धीरे चर्च के पास पावर और पैसा हो गया तो चर्च इस तरीके से हो गए। नाउ स्टूडेंट्स, क्रूसेड्स, धर्म युद्ध, होली वॉर्स, क्या बोलते हैं इनको? धर्म युद्ध, धर्म के लिए युद्ध, युद्ध छोटे की मात्रा युद्ध, या होली वॉर, ठीक है। तो ये जो होली वॉर है, धर्म युद्ध है, इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्रूसेड। 11वीं सेंचुरी में जो मुस्लिम टर्क थे उन्होंने क्रिश्चियन एम्परर्स को, कॉन्स्टेंटिनोपल को इन्वेट किया, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल के जो क्रिश्चियन एम्परर थे उनको इन्वेट करना स्टार्ट किया किसने? मुस्लिम टर्क ने। कब? 11वीं सेंचुरी में। अर्लियर दे हैड कैप्चर्ड जेरूसलेम, इसके पहले वो जेरूसलम को तो कैप्चर कर चुके थे, विच वॉज द पार्ट ऑफ होली लैंड ऑफ क्रिश्चियन, क्रिश्चियंस के होली लैंड, धार्मिक जगह जिसको हम बोलते हैं होली लैंड थी। जो ज़मीन थी बहुत ही ज़्यादा उसकी रिलीजन में इम्पोर्टेंस थी। उस होली लैंड पे किसका कंट्रोल हो गया था स्टूडेंट? जेरूसलम पे किसका कंट्रोल हो गया था? मुस्लिम टर्क्स का कंट्रोल हो गया था। तो जो पोप थे उन्होंने अपील किया सारे क्रिश्चियन को, प्लीज़ जॉइन योर सेल्फ, ज्वाइन द क्रूसेड, अपने आप को यूनाइटेड करो, ज्वाइन करो, क्रूसेड को ज्वाइन करो, होली वॉर्स को ज्वाइन करो, जो हमको किसके अगेंस्ट में करना है? टर्क्स के अगेंस्ट में करना है, टू रिकवर देयर होली लैंड। इन्होंने हमारी होली लैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया है, वी हैव टू रिकवर इट बैक, दैट इज़ वाई यू हैव टू ज्वाइन हैंड्स, प्लीज़ ज्वाइन द क्रूसेड, प्लीज़ ज्वाइन द होली वॉर्स अगेंस्ट द टर्क। तो क्या बोल रहे हैं पोप? सबसे अपील कर रहे हैं प्लीज़ यूनाइट हो जाओ, और हमें अब किसके अगेंस्ट में लड़ाई करनी है? टर्क्स के अगेंस्ट में लड़ाई करनी है, बिकॉज दे हैव टेकन आवर जेरूसलम। सो स्टूडेंट 11वीं to 13वीं सेंचुरी तक जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री एक्सपीडिशन किए अगेंस्ट द टर्क, टर्क के अगेंस्ट में कंटिन्यूस मिलिट्री एक्सपीडिशन किए, किसने? क्रिश्चियंस ने। द क्रूसेड्स फेल टू अचीव देयर मेन ऑब्जेक्टिव, क्रूसेड मतलब क्रिश्चियंस कभी भी जीत नहीं पाए, हमेशा किसकी जीत हुई स्टूडेंट्स? ऑटोमन टर्क्स की, मुस्लिम टर्क की जीत हुई, तभी तो यहाँ पर लिखा है द क्रूसेड्स फेल, क्रूसेड फेल हो गए, उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं मिला। बट दे ब्रॉट अबाउट सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस, पर वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस ज़रूर ले आए, नो डाउट। उनका जो बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट नहीं हुआ, पर वो बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए। इन कोर्स ऑफ देयर ट्रेवल, जब ये ट्रैवल करते to the Holy Land, the crusade came in contact with superior civilization and culture of Greek and Turks. जैसे जैसे स्टूडेंट ये क्रूसेड होली लैंड की तरफ आते तो इन्होंने सुपीरियर सिविलाइजेशन देखा, वो सिविलाइजेशन थी ग्रीक की सिविलाइजेशन, टर्क्स की सिविलाइजेशन।
तो दे असीमिलेटेड द बेस्ट एलिमेंट ऑफ देयर कल्चर। तो उन्होंने स्टूडेंट, ये बात हम सबको ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशन बहुत अच्छे हैं, पर अगर हमको किसी कल्चर, किसी ट्रेडिशन की कोई बात अच्छी लगती है तो हमें उसको फट से असीमिलेट कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर रिलीजन, दैट इज़ व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, ये रॉन्ग है। सो स्टूडेंट, ये क्रूसेड्स पे जो लोग गए थे उन्होंने भी जो भी ग्रीक्स और टर्क्स कल्चर के जो बेस्ट एलिमेंट थे उनको एसिमिलेट, आत्मसात, एसिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात, अपना लेना, उनको बेस्ट एलिमेंट्स को अपना लिया एंड स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ रिवाइवल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। और धीरे धीरे ये वेस्टर्न एजुकेशन को रिवाइव करते गए, सुधारते गए, उसमें कुछ नया लेके आए एंड लर्निंग पेविंग द वे ऑफ रिनासेंस। और इस तरीके से एक टाइम आया जिसको हम पुनर्जागरण, रिनासेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब आप फिर से रीथिंक करना स्टार्ट करते हो, वापस से सोचना स्टार्ट करते हो। तो व्हेन दे केम इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ ग्रीक्स एंड टर्क्स सिविलाइजेशन, दे स्टार्टेड रीथिंकिंग अबाउट देयर ओन सिविलाइजेशन, देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन। उसके बारे में फिर से सोचा और उसमें फिर कुछ इम्प्लीमेंट करने की उन्होंने कोशिश की। द क्रूसेडर्स जो धर्म युद्ध लड़ने गए थे, क्रूसेडर्स, ये जो क्रिश्चियन से धर्म युद्ध लड़ने गए थे, इन्हें क्या बोला? क्रूसेडर्स लर्न द यूज ऑफ गन पाउडर एंड गन्स फ्रॉम द टर्क्स। तो इन्होंने टर्क से क्या सीखा स्टूडेंट? गन पाउडर का यूज़ कैसे करते हैं, गन का यूज़ कैसे करते हैं। और स्टूडेंट, ये जो दो डिस्कवरीज थी, गन पाउडर का यूज़ करना, गन का यूज़ करना, इन्होंने सीखा टर्क से। पर ये दोनों डिस्कवरी ने बहुत बड़ा चेंज किया कहाँ पर? यूरोप में। वो था कि ये सीखने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। ये जो दो डिस्कवरीज थी कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। द आर्मर्ड knights had outlived their usefulness and their services were no longer required। अब राजा को खुद गन का यूज़ करना, गन पाउडर का यूज़ करना आएगा तो वो आर्मर्ड नाइट्स का यूज़ क्यों करेगा? फ्यूडल लॉर्ड्स को क्यों रखेगा? फ्यूडल लॉर्ड्स और आर्मर्ड नाइट्स को रखने का पर्पस यही था ना कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड मी सम सोल्जर्स। देखो, राजा खुद बहुत बड़ी आर्मी मिलिट्री मेंटेन नहीं करता था, सोल्जर्स को मेंटेन नहीं करता था। वो फ्यूडल लॉर्ड्स को बोल देता था, भाई यू हैव टू, यू जस्ट टेक दिस पार्ट ऑफ लैंड, ये ज़मीन ले लो और मेरे बिहाफ पे तुमको सोल्जर्स को मेंटेन करना है। यही आर्मर्ड नाइट्स का काम था। पर अब धीरे धीरे जब राजा ही खुद गन पाउडर का यूज़ करना सीख गया तो धीरे धीरे फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ। यूरोप री एस्टेब्लिश डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और यूरोप ने फिर से एस्टेब्लिश किए ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द क्रूसेडर्स गॉट द टेस्ट ऑफ लग्जीरियस लाइफ स्टाइल ऑफ ईस्ट। अब ये जो क्रूसेडर्स थे, इनको जो लाइफ स्टाइल था ईस्ट का बहुत ही लग्जीरियस लगा, इनको अच्छा लगा। तो टू मीट द डिमांड फॉर लग्जरी आइटम्स, यूरोपियन ट्रेडर्स बिगिन टू एस्टेब्लिश ट्रेड लिंक्स विथ यूरोप। और धीरे 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 ये जो लग्जरी आइटम थे इनको लेने के लिए यूरोपियन ट्रेडर्स ने किसके साथ कांटेक्ट बनाए? ईस्ट के साथ कांटेक्ट बनाए, सो दैट दे कैन गेट दैट लग्जरियस आइटम विच वाज वेरी फैक्सिनेटिंग, जो बहुत ज़्यादा फैक्सिनेटिंग थे उस टाइम में, बहुत ज़्यादा पसंद आए सारे क्रूसेडर्स को। एज ट्रेड इंक्रीज होता है, जैसे ट्रेड इंक्रीज हुआ, यूरोप की इकोनॉमी भी फ्लोरिश कर गई। Many new towns and cities were established। बहुत सारे नए टाउन, नई सिटीज़ एस्टेब्लिश हुई। ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर डिमांडेड बेटर कंडीशन ऑफ लॉ। अब देखो, लॉ एंड ऑर्डर की बेटर कंडीशन मांग रहे, कौन मांग रहे? स्टूडेंट, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चर। क्योंकि अब नए नए टाउन्स आ रहे हैं, नई नई सिटी एस्टेब्लिश हो रही है, तो ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चर चाह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन रहे, तो हमारा बिजनेस, हमारा ट्रेड फ्लॉरिश करता रहेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर चाहिए था, इन्हें बेटर सिस्टम ऑफ लॉ चाहिए था। They paid taxes to the king and helped him to raise a large army। स्टूडेंट, ये जो ट्रेडर्स थे, ये मर्चेंट्स थे, ये ही टैक्स दे रहे थे किसको? किंग को, सो दैट किंग कैन मेंटेन देयर लार्ज आर्मी। और इसी पैसे से राजा अपनी बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन कर पा रहा था। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द अथॉरिटी ऑफ द किंग एंड डिक्लाइन इन द पावर ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। अब धीरे धीरे करके, क्योंकि राजा के पास पैसा आता जा रहा है, राजा उस पैसे से बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन कर पा रहा है, तो अब फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर पूरी तरह डिक्लाइन कर जाएगी। चलो स्टूडेंट, डिड यू नो सेक्शन में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो थर्ड क्रूसेड हुआ स्टूडेंट, वो हुआ 1189 से 1192 तक। तो इस क्रूसेड में यूरोपियंस जो लीडर थे वो चाहते थे कि वो रिकनकर कर लें होली लैंड जेरूसलम को, ठीक है। सलादीन द सुल्तान ऑफ इजिप्ट एंड सीरिया, इजिप्ट और सीरिया का जो
सुल्तान था, उसका नाम था सलादीन। वो सलादीन से जेरूसलम वापस लेना चाहते थे, रिकनकर वापस से जीतना चाहते थे। हु हैड टेकन इट फ्रॉम क्रिश्चियंस ड्यूरिंग द फर्स्ट क्रूसेड। जब पहला क्रूसेड हुआ था स्टूडेंट, तो जो मुस्लिम टर्क्स थे उन्होंने जेरूसलम को ले लिया था। किससे ले लिया था? क्रिश्चियन से। तो उसको रिकनकर करना चाहते थे थर्ड क्रूसेड में यूरोपियन लीडर्स। रिचर्ड वन, जिनको हम रिचर्ड द लॉयन हार्ट भी बोलते हैं। स्टूडेंट फोटोज़ खींचते टाइम थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा कि हम कैसा फ़ोटो ले रहे हैं, क्या इस फोटो से प्रॉपर वीडियो बन पाएगा, ठीक है। चलो, तो रिचर्ड वन जो थे, जिसको रिचर्ड द लॉयन हार्ट भी बोला जाता है, कहाँ से थे स्टूडेंट? इंग्लैंड से थे। रिचर्ड वन, रिचर्ड द लॉयन हार्ट इंग्लैंड से, फिलिप वन थे फ्रांस से। इन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दिया स्टूडेंट, सो दैट दे कैन विन द नेक्स्ट क्रूसेड। नेक्स्ट क्रूसेड में पार्ट लेने के लिए इन दोनों ने अपनी जो राइवलरी थी, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनको ख़त्म किया। किसने? फिलिप वन। फिलिप वन कहाँ से थे? फ्रांस से। रिचर्ड वन कहाँ से थे? इंग्लैंड से। इन्होंने they were joined by the Holy Roman Empire Emperor फेडरिक वन। और इनको ज्वाइन किसने किया? फेडरिक वन, ठीक है। तो अब रिचर्ड वन है, फिलिप वन है, फेडरिक वन है, और इन्हीं को बोला जाता है फेडरिक बारबरोसा, who unfortunately died by drowning before reaching the Holy Land। वो होली लैंड तक पहुंच ही नहीं पाए, उसके पहले ही डेथ हो गई किसकी? फेडरिक बारबरोसा की। पर इन्होंने किस किस को ज्वाइन कर दिया था बच्चा? रिचर्ड वन और फिलिप वन को फॉर नेक्स्ट क्रूसेड है ना, नेक्स्ट क्रूसेड के लिए। चलो, अब हम देखेंगे जो रिचर्ड वन थे स्टूडेंट, इन्होंने एक वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बाय कंकरिंग एकर 1191 में। कब स्टूडेंट्स? 1191 में जो रिचर्ड वन थे, है ना, रिचर्ड वन थे, उन्होंने एकर को जीत लिया। द वर्ल्ड मुस्लिम सिटी इन द गल्फ ऑफ हैफिया गल्फ ऑफ हैफिया में एक मुस्लिम सिटी है जो पूरी तरह वर्ल्ड मुस्लिम सिटी है गल्फ ऑफ हैफिया में, जिसका नाम है एकर। एकर पर आज ये एकर है इसराइल में। कहाँ पर है स्टूडेंट? इसराइल में है। उसको कनकर किया, जीत लिया किसने? रिचर्ड वन ने। ही ऑल्सो फाइनलाइज द ट्रीटी बाय विच जेरूसलम रिमेन्ड अंडर मुस्लिम कंट्रोल। इन्होंने एक ट्रीटी भी फाइनलाइज की जिसमें ये बताया गया कि चलो ठीक है, मुस्लिम कंट्रोल में ही रहे जेरूसलम, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, ठीक है आप रख लो, बट अनआर्म्ड क्रिश्चियन पिलग्रिम वर अलाउड टू विजिट। पर तुम्हें हमारे क्रिश्चियन पिलग्रिम्स को अलाउ करना पड़ेगा टू विजिट जेरूसलम। ठीक हुई बात? तो स्टूडेंट रिचर्ड वन का ये कंट्रीब्यूशन था कि उसने एक ट्रीटी साइन करवा ली, ट्रीटी फाइनलाइज करवा ली, जिसके अंदर में उसने मान लिया कि ठीक है जेरूसलम पे आपका कंट्रोल है, आप कंट्रोल रखें, पर हमारे जो अनआर्म्ड, बिना आर्म के जो क्रिश्चियन बैठे, वैसे भी बेटा तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो हम कोई तलवार भाला गन तो लेके नहीं जाते। तो उसने बोला जो हमारे क्रिश्चियन पिलग्रिम्स आएंगे जो अनआर्म्ड होंगे, आप उनको अलाउ करें कि वो सिटी ऑफ जेरूसलम जो होली सिटी है उसको विजिट कर पाए। Failure to regain the Holy Land led to call the Fourth Crusade 6 year later। क्योंकि थर्ड क्रूसेड जो था उसमें तो इनका बेसिक जो एम था वो पूरा नहीं हुआ। ये सिर्फ ट्रीटी साइन कर पाए कि भाई हमारे क्रिश्चियन पिलग्रिम्स आएंगे, यहाँ दर्शन करेंगे। तो फोर्थ क्रूसेड की यहाँ पर बात होने लगी कि होली लैंड को भी हम रीगेन तो करके रहेंगे, और ये हुआ 6 ईयर लेटर, 6 साल बाद। मोनास्ट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट। मोनास्ट्रीज का क्या इम्पैक्ट था स्टूडेंट? द चर्च ऑफ रोम fostered religious and cultural unity in Western Europe in medieval period। medieval period में स्टूडेंट जो रोमन चर्च थे, चर्च ऑफ रोम था, वो बढ़ावा देता था, एनकरेज करता था रिलीजियस और कल्चरल यूनिटी को। सो द चर्च ऑफ रोम ऑलवेज फोस्टर्ड रिलीजियस एंड कल्चरल यूनिटी इन वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में बढ़ावा देना, एनकरेज कर रहे थे कौन? चर्च ऑफ रोम। किसको? रिलीजियस और कल्चरल यूनिटी को। कब? मिडवल पीरियड में। बट द एंड ऑफ 5th सेंचुरी सी, पर जैसे 5th सेंचुरी सी में इसका, जैसे 5th सेंचुरी सी ख़त्म हुई, क्रिश्चियन चर्च हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन ऑलमोस्ट एवरी विलेज। तो जो क्रिश्चियन चर्च थे वो हर विलेज में ओपन होने लगे, टाउन्स में ओपन होने लगे, सिटीज़ में, है ना। तो क्रिश्चियन चर्च जब एस्टेब्लिश हो रहे हैं सिटीज़ में, टाउन्स में, विलेजेस में, the duties of priest or the clergy were to preach and perform religious rites and help the poor, the needy। अब यहाँ पर प्रीस्ट की क्या ड्यूटी थी, क्लर्जी की क्या ड्यूटी थी स्टूडेंट? कि वो नीडी को हेल्प करेंगे,
पुअर गरीबों को हेल्प करेंगे, रिलीजियस रिट्स परफॉर्म करेंगे और टीचिंग उनका प्रीच करना उनको एक इम्पॉर्टेंट टास्क दे दिया गया। ठीक है, तो फॉस्टर का मतलब होता है एनकरेज करना, फॉस्टर का मतलब होता है एनकरेज करना। तो उन्होंने रिलीजियस यूनिटी को एनकरेज किया मिडवल पीरियड में, कहाँ पर, वेस्टर्न यूरोप में। फिर क्रिश्चियन जो चर्च थे 5th सेंचुरी सी के बाद में हर जगह ओपन होने लगे और क्लर्जी का मेन काम था रिलीजियस राइट्स, पुअर को हेल्प करो, नीडी को हेल्प करो। प्रीस्ट हैड टू लीव एमंग द पीपल, प्रीस्ट जितने भी थे उनको लोगों के साथ में ही रहना पड़ता था, पर कुछ बहुत ही ज़्यादा मोर पायस प्रीस्ट थे, बहुत ज़्यादा रिलीजियस धार्मिक जो प्रीस्ट थे, बहुत ज़्यादा जिन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली डिवोट कर दिया था गॉड को। दे हैव चूजन टू लिव इन रिमोट आइसोलेटेड प्लेस, उनको लगा कि मुझे रिमोट और आइसोलेटेड प्लेसेस पे रहना चाहिए, सो दैट मेरा पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन सब किसकी तरफ रहे, गॉड की तरफ रहे। सो वो ह्यूमन सेटलमेंट से थोड़ा दूर रहने लगे, कौन, पायस प्रीस्ट। दे लिव्ड देयर एज हर्मिट्स एंड वर नोन एज मंक्स, वो हर्मिट्स की तरह वहाँ पर रहने लगे, साधुओं की तरह बिल्कुल रहते थे, और उन्हें क्या कहा जाने लगा, स्टूडेंट, मंक्स कहा जाने लगा। देखो स्टूडेंट्स, जो प्रीस्ट थे वो तो लोगों के साथ में ही रहते थे, पर उसमें से कुछ पायस प्रीस्ट थे, वो ही सिर्फ जाके आइसोलेटेड रिमोट एरियाज में रहते थे। क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट पायस का, बिल्कुल धर्मनिष्ठ हो गए हैं, धर्म के अलावा उन्हें कुछ सूझेगा ही नहीं, ऐसे प्लीज बाहर जाके रहने लगे। दीज मंक्स बिकेम द मेंबर ऑफ मिडेवल सोसाइटी, ये जो मंक थे मिडेवल सोसाइटी का पार्ट बने। एंड द प्लेसेस वेयर दे लिव कम टू बी नोन एज मोनास्ट्रीज, और जिस जगह पे ये मंक्स रहते थे उसे क्या कहा जाने लगा, मोनास्ट्रीज। मंक्स डिड नॉट मैरी, मंक्स कभी शादी नहीं करते थे स्टूडेंट्स। दे डिवोटेड देयर एंटायर लाइफ टू स्पिरिचुअल मैटर्स, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को स्पिरिचुअल मैटर्स के टूवर्ड्स डिवोट कर दिया, धार्मिक जितने भी मैटर होते थे, अध्यात्म से, स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक नहीं, आध्यात्म, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गॉड, आत्मा और परमात्मा का रिलेशन, स्पिरिचुअल मैटर के टूवर्ड्स डिवोट कर दिया, आध्यात्म की तरफ डिवोट कर दिया। उन्होंने फिर शादी भी नहीं की और ह्यूमैनिटी को सर्व किया, लोगों की सेवा की। द वुमेन हु फॉलोड द सेम पाथ, अगर कोई वीमेन है वो किसी सेम पाथ को फॉलो करती है तो उसे क्या बोलेंगे, नन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मंक्स मोनास्ट्रीज में रहते थे, नन्स ननरीज में रहती थी, इनके लिए सेपरेट मोनास्ट्रीज बना दी गई थी जिसको ननरीज बोलते थे या कॉन्वेंट्स बोलते थे। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली monks lived was there in monasteries, but for nuns they made a separate monasteries called nunneries or convents. जो लाइफ होती थी नन्स की वो भी डिवोट होती थी प्रेयर्स को, सर्विस ऑफ पुअर को, सिक को और द अप्रेस्ड लोगों को, सिक लोगों को, बीमार लोगों को, गरीब लोगों को सर्विस देती थी नन्स, और वो भी शादी नहीं करती थी। ठीक है, तो मंक्स मोनास्ट्रीज, नन्स ननरीज, वन मोर टर्म कॉन्वेंट्स। ठीक है, and student, if we talk about the life in monasteries, it was very simple and orderly, बहुत एक ऑर्डर मैनर में और बहुत ही सिंपल लाइफ थी मोनास्ट्रीज में, ननरीज में। monks and nuns had to follow very rigid code of conduct, जितने भी monk थे, nuns थी, उनको एक rigid code of conduct को follow करना पड़ता था। A monastery was usually a large, strong and simple building, बहुत बड़ी, strong और very simple building होती थी, surrounded by gardens, orchards, field, और उसके आसपास गार्डन्स होते थे, ऑर्किड्स बगीचे होते थे, फील्ड होती थी, खेत होते थे, पॉन्ड तालाब होते थे। इनसाइड द अबे के इनसाइड में एक छोटा सा एक चर्च भी होता था, और मंक्स के लिए रहने के लिए क्वार्टर होते थे। ठीक है, एंड नन्स, मंक और नन्स के लिए क्वार्टर होते थे, एक चर्च होता था, गार्डन्स, ऑर्किड, ये सब कुछ होता था मोनास्ट्री में। एक किचन भी होता था और एक स्टोर रूम भी होगा, किचन होगा तो स्टोर रूम भी होगा ना स्टूडेंट्स। Attached to most monasteries were hospital, school और libraries. मोनास्ट्री से अटैच हॉस्पिटल, स्कूल और लाइब्रेरीज होती थी। मोनास्ट्रीज का स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है मिडवल यूरोप में, जिसमें एजुकेशन में। द नन्स एजुकेटेड चिल्ड्रन एंड ट्रीटेड द सिक, जो नन्स होती थी स्टूडेंट्स, वो बच्चों को पढ़ाती थी, जो बीमार वूंडेड लोग होते थे उनको ट्रीट करती थी। मोनेस्ट्रीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल स्टूडेंट मिडवल यूरोप में भी था और एजुकेशन में भी था। ये बात बिल्कुल याद रखना कि ये जो मोनेस्ट्रीज़ थी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था, कहाँ पर स्टूडेंट, मिडवल यूरोप में तो था ही था, पर एजुकेशन में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था।
वेरी ऑफन द बैरन लैंड, मोनेस्ट्रीज के आसपास जितनी भी बैरन लैंड होती थी उसके ऊपर ये लोग कल्टीवेशन करने लगे थे, उसको उन्होंने प्रोडक्टिव बना दिया था। आर्किटेक्चर, म्यूरल पेंटिंग, वुड कार्विंग एंड स्टेन ग्लास पेंटिंग डेवलप्ड एंड फ्लोरिस्ड इन मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज में कौन कौन से आर्ट थे स्टूडेंट? आर्किटेक्चर, म्यूरल पेंटिंग, वुड कार्विंग, स्टेन ग्लास पेंटिंग, ग्लास के ऊपर पेंटिंग करना है, वुड के ऊपर कार्विंग करना है, म्यूरल पेंटिंग बनाना है, आर्किटेक्चर, ये भी मोनेस्ट्रीज में डेवलप हुआ। मोनास्ट्रीज ने शेल्टर प्रोवाइड किया कि इसको ट्रैवलर्स को, जो यात्री होते थे उस टाइम में, उनको टाइम बीइंग जो थोड़े टाइम के लिए शेल्टर चाहिए होता था वो देती थी मोनास्ट्रीज। गरीबों को कपड़ा और खाना देती थी, जितने भी लोग हैं जिनको ज़रूरत है, उनके पास फूड नहीं है, क्लॉथिंग नहीं है, तो मोनास्ट्रीज उनको ये सब प्रोवाइड कराती थी। और मोनास्ट्रीज ने अपने गार्डन में स्टूडेंट्स मेडिसिनल हर्ब, औषधि ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि बॉटनी में उनके नए इंटरेस्ट को दिखाता है, विच क्रिएटेड अ न्यू इंटरेस्ट इन बॉट। ठीक है, मेडिसिनल हर्ब्स मतलब औषधि। ये जो अश्वगंधा वगैरह हम सुनते हैं वो क्या है? मेडिसिनल हर्ब्स। पुदीना आप लोगों ने देखा होगा, ये सब मेडिसिनल हर्ब्स में ही आएंगे, है ना स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, इस टाइप की पेंटिंग्स उस टाइम में मोनास्ट्रीज में बना ली जाती थी। और स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन की बात करें मोनास्ट्रीज की, तो मैंने पहले ही बताया वो एजुकेशन की फील्ड में हो। सम ऑफ द मोनास्ट्रीज लेटर डेवलप्ड इनटू फेमस सेक्युलर यूनिवर्सिटीज़। बहुत सारी मोनास्ट्रीज बाद में सेक्युलर यूनिवर्सिटीज़ बन गई, जैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। ऑब्वियसली बात है ये क्रिश्चियन मोनास्ट्रीज से बनी है, पर इनका कोई धर्म नहीं है। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज इज़ ओपन फॉर ऑल। रिलीजियस टेक्स्ट के अलावा सेक्युलर सब्जेक्ट को भी यहाँ पढ़ाया जाता है, जैसे हिस्ट्री, फिलॉसफी, मेडिसिन, लॉ, एस्ट्रोलॉजी। ये प्रिंटिंग प्रेस तो उस टाइम थी नहीं स्टूडेंट्स, तो मंक्स बुक्स अपने हाथों से लिखते थे, किसके ऊपर? पार्चमेंट के ऊपर पे। और जो बुक्स वर कॉपीज ऑफ द बाइबल, और बेसिकली बुक्स क्या होती थी? बाइबल की कॉपी होती थी या प्रेयर बुक होती थी। एंड कॉपीज ऑफ लैटिन एंड ग्रीक बुक्स, ग्रीक बुक, लैटिन बुक्स की कॉपी मिलेगी ऑन सेक्युलर सब्जेक्ट। सेक्युलर सब्जेक्ट बोले तो हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी, लॉ, एस्ट्रोलॉजी। ये जो बुक थी बहुत यूजफुल सोर्स है स्टूडेंट नॉलेज का। कहाँ के? एंशंट एंड मिडवल सिविलाइजेशन का, जो कहाँ पर था? यूरोप में। स्टूडेंट, इसके बाद एक फ्लो चार्ट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 2 मिनट में फटफट डिस्कस करते हैं। राइज ऑफ क्रिश्चियन मोनास्ट्रीज इन मिडवल यूरोप। तो उससे क्या हुआ? स्कूल बन गए, बच्चे पढ़ने लग गए। हॉस्पिटल बने जहाँ पर बीमारों का, वुंडेड का इलाज होने लग गया। लाइब्रेरीज़ हुई, लाइब्रेरीज़ में जो बुक थी वो मंक्स ने लिखी थी, क्योंकि इस टाइम तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी। क्रॉप कल्टीवेट होने लगी, वहीं पर मेडिसिनल हर्ब्स को भी ग्रो किया जाने लगा। और ये जो मोनास्ट्रीज थी ये ट्रैवलर्स को शेल्टर देती थी, और यही लोग पुअर और नीडी को फूड एंड क्लॉथिंग भी देते थे। अब मोनास्ट्रीज में स्टूडेंट क्या क्या डेवलप हुआ? आर्किटेक्चर, म्यूरल पेंटिंग, wood carving and stained glass painting. So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.